हेलो बेटा लोग, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। इनफैक्ट ये सरफेस केमिस्ट्री का आखिरी वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जेल और कोलॉइड्स के एप्लीकेशंस ख़त्म किए थे। मींस अगर बात की जाए तो सरफेस केमिस्ट्री में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने थे। एक एडजॉर्प्शन जो कि पहले लेक्चर में ख़त्म हो गया, दूसरा पढ़ना था कोलॉइड्स जिसका लेक्चर नंबर 1 से लेकर शायद लेक्चर नंबर 2 से लेकर 8 तक यानी ये लेक्चर्स हो गए। और आज का जो वीडियो लेक्चर है आखिरी है, ये कैटालिसिस से रिलेटेड है जो कि तीसरा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। तो कैटालिसिस में कुछ हमने छोटी छोटी हेडिंग्स यहाँ पर डाल रखी हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर देंगे आपको, और जो लिखाना होगा वो लिखा देंगे। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस आपको ये समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, बाकी तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो समझना ये है, मतलब आपके कॉम्पैक्ट नोट्स बनने चाहिए जो आपको पढ़ने हैं। फालतू की इधर उधर की चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, और कुछ कम भी नहीं होना चाहिए जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपको पता ना हो। तो कैटालिसिस की बात करते हैं। आप डालिएगा हेडिंग कैटालिसिस, ये पड़ी हुई है हेडिंग कैटालिसिस। देखिए कैटालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में जिनका कंजम्पशन नहीं होता है, मतलब वो यूज नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। रेट को या तो बढ़ा देते हैं या फिर रेट को कम कर देते हैं। तो रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स होते हैं। जो रेट को बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट्स हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके लिखा दूंगा। दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखिएगा। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which changes the speed of a reaction. Catalyst is a substance which changes the speed of a reaction without being used up in that reaction. Full stop के बाद दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालिसिस, मतलब कैटलिस्ट का रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना या घटा देना, इसको हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। तो ये आपने कैटालिस्ट की डेफिनेशन लिख ली। हटाते हैं इसको। तब आप डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट्स। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट्स में पहला लिखिएगा पॉजिटिव कैटालिस्ट्स। लिखें दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल है SO2 जो कि गैस होती है। ये दरअसल एग्जाम्पल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछे गए हैं। और ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस होती है, दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। H2SO4 को कॉमर्शियली बनाने के लिए 2 प्रोसेसेस यूज होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक होती है लेड चैम्बर प्रोसेस। तो उसमें होता क्या है, H2SO4 बनाने के लिए SO2 से SO3 बनाया जाता है। SO2 से SO3 बनाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक प्रोसेस जो है लेड चैम्बर प्रोसेस। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लेड चैम्बर प्रोसेस में कौन से कैटलिस्ट का यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में आप ऐसे करके एग्जांपल्स लिखेंगे, SO2 कन्वर्टेड टू किसमें, SO3। कैटलिस्ट कौन है, NO, और ये कहां है, इन लेड चैम्बर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट है दूसरा, ये भी कैटलिस्ट है, ये सॉलिड होता है। बिल्कुल यही रिएक्शन होती है
SO2 से SO3, बस कैटेलिस्ट चेंज होता है। कैटेलिस्ट क्या हो जाता है? B2O5। तो B2O5 इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। H2SO4 ये भी बनता है, यहां पर कॉन्टेक्ट प्रोसेस से भी H2SO4 बनता है और वहां पर कैटेलिस्ट होता है B2O5। रिएक्शन बिल्कुल यही होती है। तीसरा ये कैटेलिस्ट लिखा है हमने, ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है ये पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक करके। यहां पर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, कैटेलिस्ट भी, ये सॉलिड है और ये तो गैस है। तो यहां पर जो कैटेलिस्ट होता है वो MnO2 है। ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको लिखाए हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही पॉजिटिव कैटेलिस्ट्स के एग्जांपल्स होते हैं। तब टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट्स में आप दूसरा लिखेंगे नेगेटिव कैटेलिस्ट, और नेगेटिव कैटेलिस्ट में आप लिखेंगे दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन में पहला है एग्जांपल, देखिए लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। यहां पर जो H3PO4 है वो नेगेटिव कैटेलिस्ट है। होता क्या है बेटा, H2O2 इस तरीके से, आप चाहें रिएक्शन करके लिख लें H2O2 जनरली ये एक्वस होती है, पानी भी साथ में होता है, तो यहां क्या बनेगा 2H2O लिक्विड और साथ में बनेगी O2 गैस। तो इस रिएक्शन के लिए H3PO4 नेगेटिव कैटेलिस्ट है। तो जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप ये रिएक्शन लिखेंगे, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और यहां पर नेगेटिव कैटेलिस्ट कौन है, H3PO4, क्योंकि ये इस रिएक्शन के रेट को कम करता है। तो नेगेटिव कैटेलिस्ट का पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। एग्जाम्पल इस तरीके से होता है, ये रिएक्शन तो खैर आपको पढ़ाई ही जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। CH-Cl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर बनती है एक गैस COCl2 प्लस 2HCl, ये होता है ऑक्सीडेशन। जो COCl2 है इसका नाम होता है फॉस्जीन गैस, ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। तो जो C2H5OH होता है वो इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब इस रिएक्शन के रेट को घटाता है। तो इस तरीके से ये हमने नेगेटिव कैटेलिस्ट्स के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए दोनों, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद एक नोट आप लिखेंगे, आपने पढ़ लिया कैटेलिस्ट क्या है, आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट, दो टाइप के और दोनों के एग्जाम्पल्स याद ही करने पड़ेंगे आपको। फिर हैं एक नोट में आप लिखेंगे, नोट के अंदर पहला कैटेलिस्ट प्रोमोटर्स। देखो कैटेलिस्ट प्रोमोटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मान लो पहले कैटेलिस्ट रिएक्शन के रेट को, जब प्रोमोटर नहीं था, कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को 10 गुना बढ़ा देता था, 10 टाइम्स। जैसे ही हमने प्रमोटर ऐड किया तो मान लो वो 20 टाइम्स बढ़ाने लगा रेट को। लेकिन अकेले प्रमोटर डालोगे कैटलिस्ट के बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक प्रोसेस होती है हैबर्स प्रोसेस, का नाम सबने सुना है। N2 गैस, पहले आप समझ लो फिर लिख लेना, 3H2 गैस, यहां बन रहा है 2NH3। तो यहां कैटलिस्ट लिखा जाता है Fe/मोलिब्डेनम। तो कैटलिस्ट आयरन है, केवल आयरन डालोगे तो भी रिएक्शन कैटेलाइज होगी, लेकिन केवल मोलिब्डेनम डालोगे रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगी। आयरन और मोलिब्डेनम दोनों साथ में लोगे तो रिएक्शन बहुत अच्छे से कैटेलाइज होगी। बेसिकली यहां पर जो आयरन है वो तो है कैटलिस्ट, और ये जो मोलिब्डेनम है ये है कैटलिस्ट प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट प्रोमोटर्स में आप लिखिएगा, कैटलिस्ट प्रोमोटर्स में लिखें द सब्सटेंसेस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। The substances which enhance the activity of catalyst are called catalyst promoters. Example, in the manufacturing of ammonia by Haber's process, रिएक्शन दिखा देना। ऐसे करके अगर आप लिखोगे तो शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए।
रिएक्शन ऐसे दिखा देना और फिर नीचे लिख देना आयरन इज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम MO इज कैटलिस्ट प्रोमोटर। तो आपने नोट डाला है, उस नोट के अंदर आपने लिखा कैटलिस्ट प्रोमोटर। अब हम बात करेंगे इसी नोट के अंदर दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट पॉइजंस। कैटलिस्ट पॉइजंस क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। लिखिएगा, कैटलिस्ट पॉइजन आर दोज सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान देना, ये हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH को लिया, एल्काइन। अब इसका हमें रिडक्शन कराना है। अगर हम रिडक्शन कराएं PD/H2, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो इथाइन है इस तरीके से लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। अगर हम PD/H2 लें तो यहां एक बॉन्ड टूटेगा, H और H आ जाएगा, मतलब क्या बन गया? इथीन। फिर ये एक बॉन्ड और टूटेगा, कुल मिला के यहां क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3। और यहीं पे अगर हम कैटलिस्ट थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब कैटलिस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, कैटलिस्ट वही है, साथ में हमने क्या ले लिया? BaSO4 और सल्फर इस तरीके से ले लिया। कैटलिस्ट वही है, लेकिन ये जो सब्सटेंसेस हैं ये यहां पर इसके पॉइजन की तरह काम करते हैं, मतलब ये इसकी एक्टिविटी को घटा देते हैं। और जो रिडक्शन की प्रोसेस है उसको ये एल्कीन पे ही रोक देते हैं, रिएक्शन को एल्केन तक नहीं जाने देते हैं। केवल एक स्टेप रिडक्शन हुआ और उसके बाद रिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन। एक तो आपने लिख दिया कि ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लिखिएगा और यहां पर आप दिखाइएगा दिस इज कैटलिस्ट एंड दिस इज, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन लिखा है, कैटलिस्ट पॉइजन एंड स्टॉप्स द रिएक्शन अप टू एल्कीन। मतलब एक स्टेप रिडक्शन हुआ, यहां पर 2 स्टेप रिडक्शन हो गया, एल्कीन फिर एल्केन तक चले गए और यहां एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक गई। तो ये है बेटा कैटलिस्ट पॉइजन। कौन कौन सी हेडिंग्स हो गई हमारी? कैटलिस्ट क्या है ये हो गया, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स हो गए, फिर हम लोगों ने कैटलिस्ट प्रोमोटर्स और कैटलिस्ट पॉइजंस पढ़ लिए। तब आप डालेंगे हेडिंग वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट्स, मतलब कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान होगा, इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया है कि जो कैटलिस्ट्स होते हैं वो रिएक्शन के पाथ को ऑल्टर कर देते हैं। रिएक्शन के पाथ को ऑल्टर करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट करेंगे, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट्स करते हैं। तो लिखिएगा वर्किंग में, या इस तरीके से हाउ कैटलिस्ट्स वर्क, तो उसमें आप लिखेंगे कैटलिस्ट्स ऑल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट्स ऑल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन, कॉमा, change the activation energy, change the activation energy, hence rate of reaction is changed। नई लाइन से आप लिख लो, पॉजिटिव कैटलिस्ट्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, positive catalysts decrease the activation energy by altering the path of reaction, hence rate of reaction increases, whereas negative catalysts increase the activation energy by altering the path of reaction, hence rate of reaction is decreased। तो इस तरीके से होता है ये।
नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के टाइप्स। देखिए कैटालिसिस के जो टाइप्स लिए गए हैं वो बताते हैं आपको। दो टाइप होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस क्या होता है बस थोड़ा सा हमें समझना है। रिएक्टेंट गैस है, कैटालिस्ट भी गैस है, तो इसको होमोजीनियस कहेंगे। मतलब अगर कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट वही है जो रिएक्टेंट की है देन इट इज़ होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और बस बाकी क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो लिखिएगा होमोजीनियस कैटालिसिस में लिखिएगा व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट इज सेम एज ऑफ when physical state of the catalyst is same as of reactant it is homogeneous catalysis। homogeneous catalysis के examples लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, 2SO2 गैस। पहले भी एग्जाम्पल लिखाया है, ये जो यहाँ पर NO है ये भी गैस होता है, प्लस O2 भी होना चाहिए था, ये गैस है। NO यहाँ पर कैटलिस्ट है और यहाँ बन जाएगा 2SO3। कुछ और एग्जाम्पल्स, में देखिएगा 2CO गैस, फिर से वही O2, कैटलिस्ट NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है और यहाँ बन जाएगा 2CO2। एक आध और एग्जांपल्स देख लें, O3 ओजोन गैस प्लस O ये भी गैस और यहाँ कैटलिस्ट होता है Cl फ्री रेडिकल, गैस ही होती है और इसकी प्रेजेंस में यहाँ बनता है 2O2 ये भी गैस। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप ये देखिएगा CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, एसिटिक एसिड लिक्विड, इथाइल एल्कोहल लिक्विड। यहाँ पर H पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक्वस, मतलब ये भी कैसा है, पानी में घुला हुआ यानी लिक्विड हो गया। बनेगा CH3COO C2H5 ये हो गया लिक्विड प्लस यहाँ बना H2O ये भी क्या होगा, लिक्विड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी पढ़ लेते हैं, जो होमोजीनियस कैटालिसिस होता है उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये लिखी हुई है यहाँ, हेडिंग डाली हुई है मैंने, मैकेनिज्म पढ़नी है यहाँ पे हमें। तो जो बेटा होमोजीनियस कैटालिसिस होता है वो होता है थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कैटालिस्ट एक रिएक्टेंट से रिएक्ट कर जाएगा और कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है 2SO2 प्लस O2 कैटलिस्ट है यहाँ पर NO गैस और ये भी गैस ही है, ये भी गैस है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल चल रहा है। तो यहाँ क्या बना 2SO3 गैस। देखो हम यहाँ पर कैटालिसिस दिखा रहे हैं आपको करके, होता कैसे है, कैटालिसिस कैसे होता है। सबसे पहले जो NO होता है ये 2NO कैटलिस्ट है, O2 से रिएक्शन की और क्या बना लिया 2NO2। तो ये क्या था बेटा जी, ये तो था रिएक्टेंट। R1 का मतलब हो गया रिएक्टेंट 1। C फॉर हमने कैटलिस्ट लिखा है, ये आप कहीं पर लिख लेना अपने नीचे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा। और ये जो बना है ये I है, IC फॉर इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्या बना इंटरमीडिएट कंपाउंड। और उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है NO2 IC, ये इसको हमने R1 मान लिया था, ये R2 मान लिया था और ये चीज़ इसको हमने क्या माना था कैटलिस्ट C
और ये क्या बना यहाँ पर, इसको हमने प्रोडक्ट P माना हुआ है। तो NO2 जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो SO2 यानी R2 रिएक्टेंट 2 से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बना लिया, SO3 यानी क्या बन गया, प्रोडक्ट, और खुद कैटेलिस्ट यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसकी जो मैकेनिज्म है होमोजीनियस कैटेलिसिस की, उसमें ये बताया गया है कि कैटेलिस्ट एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से, या हो सकता है रिएक्टेंट वही हो उसके दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और खुद अलग हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटेलिसिस ये रही बेटा, इसको लिख लें और लिखिएगा। होमोजीनियस कैटेलिसिस टेक प्लेस बाय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। होमोजीनियस कैटेलिसिस टेक प्लेस बाय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फुल स्टॉप के बाद इट रिएक्ट्स विद वन रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड which react with other reactant to give product and catalyst। तब देखिएगा सेकंड है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में आप लिखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ कैटेलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम the physical state of reactant। physical state of catalyst is different from the physical state of catalyst is different from the physical state of reactant। full stop के बाद generally reactant is gas and catalyst क्या होता है, catalyst is solid। ध्यान देना, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अभी एक आध एग्जाम्पल्स कराए थे। N2 गैस, 3H2 गैस, यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या था, आयरन, जो कि सॉलिड है। हालांकि प्रोमोटर मोलिब्डेनम वो भी सॉलिड है, उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। क्या बनता है, 2NH3 और ये गैस। और भी एग्जाम्पल हैं, ये हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनती है, उसका एग्जाम्पल था। आपको एग्जाम्पल दिया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होती है जहां H2SO4 बनाते हैं तो SO2 को कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है, और रिएक्टेंट्स होते हैं यहाँ पर गैसेस, और यहाँ बनता है 2SO3 गैस। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम CO प्लस H2 से CH3OH बनाएं, गैस H2 गैस, तो CH3OH जो कि लिक्विड होता है। यहाँ जितने भी कैटेलिस्ट्स लिए जा सकते हैं, जनरली कैटेलिस्ट कॉपर लिया जाता है जो कि सॉलिड होता है। ये एग्जाम्पल्स हो गए। हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस होता कैसे है, इसके लिए बताया गया कि 3 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। पहला स्टेप होता है, कैटेलिस्ट है सॉलिड, इस सॉलिड की सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे। पहला स्टेप होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब एज सच हो सकते हैं, जो कैटेलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट्स को एज सच एडजॉर्ब कर सकता है, या फिर रिएक्टेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके, मतलब रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर दिया, रिएक्टेंट जैसे CO है तो C और O2 में ब्रेक कर दिया, ऐसे करके। कुल मिला के रिएक्टेंट्स क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, आइदर एज सच और आफ्टर फ्यू मॉडिफिकेशंस। पहला स्टेप क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। दूसरा स्टेप, ये रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गए 2, ये जब पास पास आते हैं तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटी, ये एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज करते हैं और केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो दूसरा स्टेप हो गया डिफ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरा स्टेप होता है डी एडजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो क्या होगा, वो कैटेलिस्ट की सरफेस से डी एडजॉर्ब हो जाएगा। तो लिखिएगा इसकी मैकेनिज्म में, या इसके और एग्जाम्पल्स थोड़े से लिख लीजिए, पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा एग्जाम्पल्स में। 3 तो ये हो गए, चौथा एग्जाम्पल लिखें, डायरेक्टली लिख लें थ्योरी।
क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बाई जियोलाइट। यहां पर जो कैटलिस्ट है वो जियोलाइट है। देखो जो हाइड्रोकार्बन थे वो गैस थे, जो भी आपने हाइड्रोकार्बन लिए थे वो गैस थे। इन द प्रेजेंस ऑफ H2, H2 भी रिएक्टेंट है, वो भी गैस था। और जियोलाइट क्या है, ये सॉलिड होता है, ये यहां का कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम CO एंड H2। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम CO एंड H2 यूजिंग आयरन और कोबाल्ट एज कैटलिस्ट। नई लाइन से इसकी मैकेनिज्म के बारे में लिखो। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस टेक्स प्लेस by adsorption which takes place in following steps। पहला स्टेप है कैमीजॉर्प्शन। लिखिएगा पहले स्टेप में कैमीजॉर्प्शन में gases are chemisorbed on the surface of catalyst। Gases are chemisorbed on the surface of catalyst either as such or after fragmentation or after fragmentation। दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर and formation of product on the surface of catalyst and formation of product on the surface of catalyst। तीसरा है deadsorption of product from the surface of catalyst। तो ये बेटा हो गए टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स में पहला फीचर है एक्टिविटी। आप डालेंगे हेडिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कितने गुना, यानी हाउ मेनी टाइम्स कैन इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। लिखिएगा कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फुल स्टॉप के बाद इट कैन बी अप टू 10 to the power 10 टाइम्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इट कैन बी अप टू 10 to the power 10 टाइम्स। दूसरा है बेटा, दूसरा फीचर है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है, ये रिएक्टेंट्स आपने ले लिए A+ B, आपने एक कैटलिस्ट लिया, कोई कैटलिस्ट नंबर 1 से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट था, कोई प्रोडक्ट 1 था। आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया, रिएक्टेंट्स वही हैं और कैटलिस्ट चेंज करने से क्या हुआ, प्रोडक्ट बदल गया। तो जो कैटलिस्ट्स होते हैं वो रिएक्शन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने की तरफ ले जाते हैं, जबकि रिएक्टेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो लिखिएगा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में इट मीन्स एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन to direct the reaction to form particular product, to form particular
प्रोडक्ट। इसमें बेटा जी आप ये एग्जाम्पल दिखा दीजिए, मैं बताता हूं फिर से। देखिए CO प्लस H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, अगर कैटलिस्ट कॉपर है तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। CO प्लस 2H2 अगर कॉपर ZnOCrO3 है तो मिथेनॉल बनता है। CO प्लस 3H2 अगर निकिल कैटलिस्ट है तो मीथेन बनता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से कि रिएक्टेंट्स कैसे थे, सेम थे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था और कैटलिस्ट बदलने पर प्रोडक्ट्स क्या हो गए, बदल गए। दूसरा एग्जाम्पल ये है, हमने अभी भी आपको पढ़ाया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम कैटलिस्ट PD/H2 लेते हैं तो या PD के बजाय आप कुछ और भी ले सकते हो, बहुत सारे कैटलिस्ट चेंज ही कर देते हैं। PT/H2 कर दिया तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ईथेन बनता है, और हमने यहाँ पर कैटलिस्ट ले लिया PD/H2 सपोर्टेड ओवर BaSO4 पॉइजनड बाई आइदर कोक और सल्फर और जाइलिन। तो अगर हम सल्फर यहाँ ले लें तो ये पूरा जो कैटलिस्ट बनता है जाके, इसका नाम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो अगर हम कैटलिस्ट ये वाला ले लें तो यहाँ रिएक्शन रुक जाती है इथीन पे ही। तो कैटलिस्ट चेंज किया, सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। दिस मीन्स सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि रिएक्टेंट्स को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ले जाना। तीसरा फीचर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में लिखिएगा एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, फुल स्टॉप के बाद गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, given substance can act as catalyst only in a particular reaction, only in a particular reaction, not in all reactions, not in all reactions। तो ये कैटालिसिस जो जनरल वाला था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगली एक हेडिंग है, स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट है जिसका नाम है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जरा समझ लीजिए इसको। ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम जियोलाइट्स कहते हैं। बेसिकली जियोलाइट्स क्या होते हैं, ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला जो होता है वो MX/N AlO2 X है, SiO2 है, .ZH2O है। यहाँ पर M क्या है, ये कैटायन हो सकते हैं, और N जो होगा वो कैटायन का चार्ज होगा। वो आगे आप छोड़िए, ये क्या होते हैं, दीज आर जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स क्या हैं, दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैविंग जनरल फार्मूला दिस वन। ये एल्यूमिनोसिलिकेट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने का मतलब ये हुआ, ये जो हमने .ZH2O लिखा है, ये H2O वहाँ से निकल जाता है, पानी वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स निकल जाता है, और वेपर्स की फॉर्म में जब वाटर वहाँ से निकलता है तो वहाँ पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स का जो साइज होता है वो अलग अलग जियोलाइट में अलग अलग होता है। पोर्स का साइज जो होता है वो अलग अलग जियोलाइट्स में अलग अलग होता है। जो पोर्स का डायमीटर होता है वो 260 पिकोमीटर से लेकर के 740 पिकोमीटर तक हो सकता है। तो अब ये जो जियोलाइट्स हैं ये कैसे हो गए, ये एनहाइड्रस हो गए। जो एनहाइड्रस जियोलाइट्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अच्छा, इसको शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्यों कहते हैं? केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलाइज किए जा सकते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट जिनका जो साइज होगा वो इस रेंज का होगा। ये शेप और साइज जो रिएक्टेंट का होगा, अगर वो इसमें फिट होगा तभी उसका कैटालिसिस हो पाएगा रिएक्शन का, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जैसे अब जो पोर्स का साइज है वो भी अलग अलग होता है। ZSM5 मतलब ये है जियोलाइट सीब, SEIVE, जियोलाइट सीब ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, मतलब जो पोर्स का साइज है, जो सीब बनी है, जो कैनाल्स बनी हुई हैं वहां पे, उनका जो साइज होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत पॉपुलर कैटलिस्ट है जियोलाइट्स में ZSM5। ZSM5 का मतलब है, आप लिख लेना, बाद में लिखाएंगे, जियोलाइट सीब ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इसका काम होता है अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करना, अल्कोहल को गैसोलीन में यानी पेट्रोल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस डालेंगे आप हेडिंग, और उसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे डिहाइड्रेटेड जियोलाइट्स। तो अब आप इसमें लिखेंगे जियोलाइट्स में, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स विद द जनरल फार्मूला आप ये वाला लिख लें और ये आप लिख लें। फिर लिखिएगा जियोलाइट टू बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, जियोलाइट to be used as catalyst are heated in vacuum so that water of hydration is lost, full stop के बाद as a result zeolite become porous। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखें the size of pores generally varies between 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। फुल स्टॉप के बाद thus only those molecules can be absorbed in these pores whose size is small enough to enter these cavities, hence it is called shape selective catalysis। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे the reaction depends on, सॉरी वो तो हो ही गया। फिर आप एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल ZSM5। ZSM5 में इसकी फुल फॉर्म है जियोलाइट सीब ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5 इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल टू गैसोलीन डायरेक्टली। अच्छा, ये तो जियोलाइट हैं। जियोलाइट में एक नोट और लिख लीजिएगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक मेथड हुआ करता था, परमुटेड मेथड या जियोलाइट मेथड। तो एक नोट लिखिएगा, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इन आयन एक्सचेंज मेथड, इन आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये बेटा कैटालिसिस खत्म हुआ, बस एक हेडिंग इसमें बची हुई है जो कि बायोलॉजिकल कैटालिसिस की है, जिनको हम लोग एंजाइम कहते हैं। बेटा बात करते हैं एंजाइम एज कैटालिस्ट की। तो कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं और याद करने होंगे, बाकी कुछ है समझना कुछ ज़्यादा नहीं है। बस फिर से वही बात आती है कि हमारे जो नोट्स हैं वो इसके ठीक से बने हुए हों। तो एंजाइम्स क्या हैं, कुछ पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए। लिखिएगा एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद हाई मोलर मास। और मोलर मास जो रेंज कर सकता है, ये लिखा हुआ है 15,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, सम विद फ्यू एंजाइम्स नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट्स आर ऑल्सो अटैच्ड कॉल्ड कोफैक्टर्स। इनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं, जनरली लिपिड्स होते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, एंजाइम्स फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन विद वाटर एंड दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट्स। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं,
जो आपको कॉपी करने होंगे। जैसे कैन शुगर होती है, यानी सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है जाइमेज, स्टार्च को माल्टोज में डाइस्टेज कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे आपको हम बता दें इनका मतलब क्या है, लिखाते जाएंगे। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ही कंट्रोल करता है, उसको ही कैटलाइज करता है। और एक सेल में लगभग 3000 के आसपास एंजाइम्स होते हैं। एफिशिएंसी की बात ही मत करिए आप, इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब जो केमिकल कैटलिस्ट्स हैं वो 10 टू द पावर 10 तक बढ़ाते हैं रेट को, ये तो उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, मतलब हर कैटलिस्ट का एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो काम करता है। वैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग को सूट करता है वही टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, पीएच अलग अलग होता है। जैसे इंटेस्टाइन में जो कैटलिस्ट काम करते हैं वो स्लाइटली बेसिक मीडियम में काम करते हैं। स्टमक में जो कैटलिस्ट काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वहाँ पर पीएच कम होता है, 3 के आसपास होता है। तो लेकिन फिर भी एक रेंज है। ऐसा होता है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो जनरली ये मेटल आयंस होते हैं, ये बात भी लिखनी होगी। कुछ इनहिबिटर्स जिनको हम कैटलिस्ट एंजाइम पॉइजन्स भी कहते हैं, वो इनकी एक्टिविटी को घटा देते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि एंजाइम कैटालिसिस होता कैसे है, मतलब उसकी थ्योरी की। तो इतना तो आप लिख ही चुके हो, तो फिर आप लिखो प्रॉपर्टीज में पहला स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में लिखिएगा ईच एंजाइम कैटलाइजेज ओनली वन रिएक्शन, ईच एंजाइम कैटलाइजेज ओनली वन रिएक्शन एंड a typical cell on average contains 3000 of different kind of enzymes। दूसरा है efficiency। लिखिएगा enzymes are highly efficient, फुल स्टॉप के बाद 1 molecule of enzyme may transform 1 million molecules of the reactant per minute, फुल स्टॉप के बाद they speed up the rate of reaction by factor of up to 10 to the power 20। नेक्स्ट स्मॉल क्वांटिटी, वेरी डायरेक्टली लिख दो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, इसमें लिखिएगा the rate of enzyme action is maximum at a definite temperature called optimum temperature, full stop के बाद range of optimum temperature is 298 to 310 Kelvin, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा the rate decreases on either side of the optimum temperature। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद the optimum pH of enzymatic, the optimum pH of enzymatic activity is 5 to 7, जो pH होता है वो 5 से 7 के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें हेडिंग होगी इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स। तो आप इसको डायरेक्टली लिखो फ्यू सब्सटेंसेस इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट्स, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। फुल स्टॉप के बाद कोएंजाइम्स आर मेटल आयंस एज ये लिखे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे enzymatic activity is decreased in the presence of inhibitors or
पॉइजन्स। तब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ये कैसे होता है, दो थ्योरीज दी गई, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है हैंड एंड ग्लव मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में ऐसा बोला गया कि जो एंजाइम होता है उसकी सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, इन एक्टिव साइट्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, SH ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्शन को क्या करते हैं, जैसे कोई ये एंजाइम ले लिया, E फॉर हमने क्या लिया, ये एंजाइम है, S फॉर है सबस्ट्रेट। बेटा जी सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट ही होता है। तो क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स थी बिल्कुल रिजिड बताई गई एक्टिव साइट्स, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये मॉडल डिफरेंस ही यही है, ये रिजिड है और ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है एंजाइम की। ये एंजाइम की रिजिडिटी दिखाता है मतलब रिजिड होता है बिल्कुल, और इसने एंजाइम को कैसा माना, फ्लेक्सिबल। इसने माना कि एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी जो भी एक्टिव साइट्स हैं वो फिक्स रहती हैं, और इस मॉडल ने माना है अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट्स चेंजेस होते हैं। तो देखो लॉक एंड की मॉडल में कहा गया एंजाइम जो भी एक्टिव साइट्स थी वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स होगा, और ये स्टेप फास्ट होता है एज वेल एज रिवर्सिबल होता है। और केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है जो स्टेप फास्ट होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये तो हमने स्टेप 1 लिया इसका। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स पहले कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में और फिर अलग हो जाता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये स्टेप स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो पहले यही लिख लीजिए आप, लॉक एंड की मॉडल में लिखिएगा, देयर आर अ नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम्स, फुल स्टॉप के बाद, these cavities are of characteristic shape and possess active groups such as, active groups जो होते हैं यहां लिख रहे हैं NH2, COOH, OH, SH, ये सब। तब लिखिएगा the molecules of reactant which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock, full stop के बाद, activated complex is formed which then decompose to yield the products, और उसके बाद ये आप बना लेंगे। तब आप डालेंगे सेकेंड, हैंड एंड ग्लव मॉडल। इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम चेंज शेप व्हेन द सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एक्टिव साइट्स so that there is a perfect fit rather than rigidly shaped lock and key। जैसे कि ग्लव होता है, जब आप उसमें हाथ एंटर कराते हो तो थोड़ा हाथ के अकॉर्डिंग शेप को अपनी चेंज करता है, जस्ट लाइक दैट। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाई एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाई एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये एंजाइम कैटालिसिस हो गया। बेटा ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे एक ऑटो कैटालिसिस है, कई बार पूछा गया है, समझिएगा ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, विद एग्जाम्पल समझते हैं। ये टाइट्रेशन भी आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल सिलेबस में, हालांकि प्रैक्टिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल्स का भी एक वीडियो बनेगा और जल्दी ही आएगा। तो क्या होता है समझिएगा, KMnO4 से टाइट्रेट कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड को। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये KMnO4 है जिसका पिंक कलर होता है,
आपको याद होगा नीचे की तरफ जो हम बीकर लेते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और ब्यूरेट ट्यूब में हम लोग KMnO4 रखते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 ये टाइट्रेशन कराया जाता है और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्ट, जब हम ब्यूरेट ट्यूब से इसको ड्रॉप वाइज नीचे की तरफ डालते हैं तो KMnO4 का जो पिंक कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ जो Mn है पिंक कलर इसकी वजह से होता है, +7 है। और यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है Mn+2, तो पिंक कलर खत्म हो जाता है, पिंक कलर डिसअपीयर होता है। स्टार्टिंग में पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपीयर होता है और जैसे ये रिएक्शन थोड़ी चल जाती है तो पिंक कलर में जो डिसअपीयरेंस है वो बहुत तेजी से होने लगता है। वजह ये है कि जो ये Mn+2 बनता है और ये क्या करता है, ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे जो प्रोडक्ट बना है वही क्या करे, उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने लगे, ऐसे कैटेलिसिस को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटेलिसिस। और Mn+2 को यहां पर हम बोलेंगे ऑटो कैटेलिस्ट। तो लिखिएगा, व्हेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कॉमा लगा के, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड acts as a catalyst, it is called autocatalyst and phenomena is autocatalysis। एग्जाम्पल में ये रिएक्शन लिखिएगा, ये जो है बता दीजिएगा, ये यहां पर ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। बाकी कहानी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिखने से फ़ायदा नहीं है कि रिएक्शन का शुरुआत में रेट कम होता है, मतलब पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपीयर होता है और बाद में पिंक कलर बहुत तेज़ी से डिसअपीयर होता है। तो ये सब बताने से कोई फ़ायदा नहीं, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग है इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। इंड्यूस्ड कैटेलिसिस क्या होता है, एक रिएक्शन है, मान लो वो नहीं चल रही है, वो होती नहीं है, अगर हम उस रिएक्शन, वो नहीं हो रही है, एक दूसरी रिएक्शन है वो अकेले हो जाती है। दोनों रिएक्शंस को जब हम साथ साथ होने के लिए रख दें एक ही कंटेनर में तो दोनों हो जाती हैं। तो जो रिएक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है, एक हो रही थी अकेले भी, दोनों को साथ रखा तो जो अकेले भी हो रही थी वो तो यहाँ भी होती है और जो नहीं हो रही थी वो भी होने लगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही थी उसने क्या किया, जो नहीं हो रही थी उसको इंड्यूस करा दिया। कुल मिला के कोई एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन जो कि नहीं होती है अकेले को चला दे तो हम इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस कहते हैं। लिखिएगा, व्हेन अ रिएक्शन अफेक्ट्स द रेट ऑफ अनदर रिएक्शन which may not otherwise occur under same conditions, कॉमा लगा के, the phenomena is called induced catalysis। एग्जाम्पल लिखिएगा, सोडियम आर्सेनाइट, आर्सेनाइट है, सोडियम आर्सेनाइट is not oxidized by air, but if air is passed through a solution containing sodium arsenite and sodium sulfite कॉमा लगा के, both undergo oxidation, फुल स्टॉप के बाद, thus oxidation of sodium arsenite has been induced by oxidation of sodium sulfite। बेटा जी ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर है, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल था, हालांकि कोलॉइड्स में काफ़ी कुछ समझना भी था, लेकिन वैसे याद ज़्यादा करना है। क्वेश्चंस आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक चैप्टर तैयार नहीं हो पाएगा। असाइनमेंट आपको बस बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। असाइनमेंट आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो केवल रजिस्टर्ड बच्चों को ही भेजा जाता है।
आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर असाइनमेंट के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए और उसका लाइव डिस्कशन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे। बाकी बेटा जी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।